गुड मॉर्निंग बच्चा लोग। आज का वीडियो करंट इलेक्ट्रिसिटी के रिवीजन सीरीज में टॉपिक रिवीजन का वीडियो है। क्या हम ऐसा कोई वीडियो चाहते हैं जहाँ पे हमारा एक वीडियो में 4 टॉपिक रिवाइज हो जाए? ये वैसा ही एक वीडियो है। इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म का जो मैंने सिलेबस है वो मैंने लेफ्ट साइड में लिखा है, और जो राइट साइड में लिखा है वो पार्ट है जो करंट इलेक्ट्रिसिटी के पार्ट से है। करंट इलेक्ट्रिसिटी का जो सिलेबस जेई मेन में है वो मैंने यहाँ पर लिखा, और जो इस वीडियो में करने वाले हैं वो ये 4 कॉन्सेप्ट है। करंट इलेक्ट्रिसिटी के कंसेप्ट सारे हम करेंगे, पर अलग अलग वीडियो में करेंगे। और इस वीडियो में जो हमें कंसेप्ट करना है वो है ये 4 कंसेप्ट। सबसे पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का कंसेप्ट आता है, जहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना पड़ सकता है। दो केसेस बन सकते हैं ऐसे में। क्या क्या केसेस बनते हैं? पहला केस होता है जब जब रेजिस्टेंस सीरीज में हो, और दूसरा केस होता है जब रेजिस्टेंस पैरेलल में हो। जब रेजिस्टेंस पैरेलल में हो तो निकालने का आर इक्विवेलेंट निकालने का क्या तरीका है, जब सीरीज में हो तो आर इक्विवेलेंट निकालने का क्या तरीका है। पैरेलल में हो तो रेजिस्टेंस ऐसा कुछ बनेगा, और आर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला है 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2। मान लेते हैं कि दो रेजिस्टेंस जिसका जिसका रेजिस्टेंस R1 और R2 है, तो आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए 1/R1 प्लस 1/R2 करना पड़ेगा। अगर कोई दो रेजिस्टेंस सीरीज में है इस तरह से, और रेजिस्टेंस जिसका R1 और R2 है, तो इस केस में जो आर इक्विवेलेंट निकलेगा और वो R1 प्लस R2 होगा। साथ साथ में और कौन सी बातें हमें सीरीज और पैरेलल के लिए याद रखना पड़ता है? हमें पता रखना पड़ता है कि सीरीज सबसे पहले एक कॉलम बनाएंगे, और दूसरा कॉलम बनाएंगे पैरेलल के लिए। हमें पता रखना पड़ता है कि जो करंट है सीरीज में हर एक रेजिस्टर के अक्रॉस सेम होगा। करंट इज सेम। अगर अगर कोई दो रेजिस्टेंस मुझे विजिबली दिख गया, हमने नोटिस कर लिया कि भाई ये तो सीरीज में है, तो इसका मतलब करंट सेम होगा। और इसका ये और एक और बात है, इसका मतलब कि वोल्टेज सेम नहीं भी होगा। वोल्टेज हर एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस अलग अलग होगा। सेम भी हो सकता है, पर डिफरेंट भी हो सकता है। सेम कब होगा? जब रेजिस्टेंस सेम हो तो वोल्टेज भी सेम होगा। पैरेलल के केस में करंट, जैसे करंट सीरीज में सेम था, वहां पे यहाँ पैरेलल के केस में वोल्टेज या पोटेंशियल रेजिस्टेंस के अक्रॉस सेम होगा। R1 के अक्रॉस जितना पोटेंशियल है उतना ही पोटेंशियल R2 के अक्रॉस भी सेम होगा। पोटेंशियल इज सेम अक्रॉस द रेजिस्टेंसेस। इतनी बातें हमें समझ में आई, तो अब नेक्स्ट चलते हैं और नेक्स्ट टॉपिक समझते हैं। जहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है हमारा व्हीट स्टोन ब्रिज। एक ब्रिज ऐसा बनाओ जहाँ पे रेजिस्टेंस का कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन है, ठीक है, ऐसा कुछ डायमंड शेप का। यहाँ पे लेट्स सपोज R3 है, ये R1 है, ये R2 है, ये लेट्स सपोज R9 रखते हैं इसको। यहाँ R3 है, यहाँ R4 है, और बैटरी इस तरह से कनेक्टेड है। ठीक, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे इसमें, पर पहले कंसेप्ट समझना है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज ये कब कहलाएगा? ये व्हीटस्टोन ब्रिज अभी ही इसको व्हीटस्टोन ब्रिज ही कहेंगे, जहाँ पे R1 R2 R3 R4 कुछ एक डायमंड शेप में अरेंज है, और बैटरी के परपेंडिकुलर है ये रेजिस्टेंस R9। व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में दो कहानी हमें समझनी पड़ती है। सबसे पहला कि व्हीटस्टोन ब्रिज हो सकता है बैलेंस्ड हो। अगर व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड है, इसका क्या मतलब है? करंट जब बी इस बैटरी से यहाँ पे इस सर्किट में निकला, तो R1 और R2 में डिस्ट्रीब्यूट होगा। अगर व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस है, तो ये R9 से जो रेजिस्टर है, यहाँ से कोई भी करंट नहीं जाता। तो सिंपली इस रेजिस्टेंस को रिमूव कर देते हैं और फिर सॉल्व कर देते हैं सर्किट को। तो बैलेंस का केस कब बनता है? जब रेजिस्टेंस का रिलेशन हो R1/R2 इज इक्वल टू R3/R4। सिमिलरली एक और केस जो व्हीटस्टोन ब्रिज का ही केस है, वो है जब जब व्हीटस्टोन ब्रिज सिमेट्रिक हो, बैलेंस्ड नहीं पर सिमेट्रिक। सिमेट्रिक कैसा केस है? यहाँ पे मान लेता हूँ कि R1 अगर R4 के बराबर है और R2 अगर R3 के बराबर है, तो ये एक सिमेट्रिक केस है। और ऐसे में R1 से जितना करंट जाएगा उतना ही करंट R4 से जाएगा, R2 से जितना करंट जाएगा उतना ही करंट R3 से जाएगा। तो मानते हैं यहाँ से करंट I निकला, और R1 और R2 में I1 और I2 में डिवाइड हो गया। अब ये R अब ये R4 और R1 क्योंकि इक्वल है, क्योंकि सिमेट्रिक व्हीटस्टोन ब्रिज बनाए, तो R4 से जितना करंट जाएगा वो भी I1 ही होगा, और R3 से कितना जितना करंट जाएगा वो I2 ही होगा। वो I2 होगा। R3 R2 के इक्वल है, R4 R1 के इक्वल है। रेजिस्टर जो R1 है उसके क्रॉस जो करंट है वो भी I1 है, R4 जो रेजिस्टर है उसके क्रॉस भी करंट I1 है।
बीच से जितना करंट जाएगा वो होगा I1 माइनस I2। ठीक, इसको वेरीफाई कर सकते हैं किसी भी पॉइंट पे जंक्शन लॉ लगा के कि I1 माइनस I2 ही जाएगा बीच से जो करंट होगा। अगर यहाँ से I1 जा रहा है और यहाँ पे I2 जा रहा है तो बीच से जितना करंट जाएगा वो इस तरह से निकाल सकते हैं। इतनी बात अगर हमें समझ में आई, बीच बैलेंस के बारे में अगर हम दो बातें समझ गए, बैलेंस बीच रोड के बारे में अगर दो बातें समझ, इतनी बातें अगर समझ में आई कि बीच रोड में बैलेंस और सिमेट्री, तो नेक्स्ट चलते हैं और एक टॉपिक पे, है कि नहीं? या फिर इसको एक बार नेक्स्ट पेज में ले जाके प्रूव ही कर दिया जाए कि सिमेट्रिक में सच में बीच वाले से करंट कितना पास करता है। ठीक है, तो प्रूव करते हैं इसको। मान लेते हैं ये जंक्शन ए है, मान लेते हैं ये जंक्शन बी है। जंक्शन ए पे अगर मैं जंक्शन लॉ लगाऊं तो जंक्शन लॉ कैसे लगता है? I1 करंट आ रहा है, I3 I2 करंट जा रहा है, और यहाँ पे लेट्स सपोज R9 में कुछ एक करंट IX जा रहा है। तो समझो जितना करंट आ रहा है उतना करंट ही जा रहा होगा। ऐसा ही कंसेप्ट होता है जंक्शन लॉ का। तो एक I1 करंट आ रहा है और यही करंट इक्वल होगा IX प्लस I2 के, और IX यहाँ से आ जाएगा I1 माइनस I2। ठीक, डिपेंड करेगा डायरेक्शन पे कि डायरेक्शन की ये डायरेक्शन डिपेंड करेगा कि पॉजिटिव आ रहा है कि वैल्यू, या फिर नेगेटिव आ रहा है। I1 I2 हो सकता है पॉजिटिव हो तो करंट का डायरेक्शन इसी डायरेक्शन में है, और अगर I1 और माइनस I2 की और नेगेटिव आए तो करंट का डायरेक्शन उल्टे डायरेक्शन में है, जो कि समझेंगे केवीएल लॉ जब लगाएंगे थोड़ी देर में। मीटर ब्रिज की कहानी कैसी है? मीटर ब्रिज कैसे काम करता है कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस रहता है, यहाँ पे दूसरा रेजिस्टेंस रहता है, और यहाँ पे एक वायर, एक एक कंडक्टर रहता है। क्या रहता है? कंडक्टर। इस पे कैसे कंडक्टर का मटेरियल यूज करते हैं? कॉन्स्टेंटन या मैंगनीन। ऐसा कंडक्टर यूज करना एक्सपेरिमेंटली बेटर होता है, उसका रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ जल्दी इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होता है, इसलिए वो मटेरियल यूज करते हैं। R1 R2 यहाँ पे रेजिस्टेंस रहता है, और यहाँ पे एक बैटरी कनेक्टेड रहता है इस तरह से। तो ये हो गया हमारा मीटर ब्रिज। अब इस पूरे लेंथ के अक्रॉस पूरा का पूरा लेंथ, पूरा का पूरा लेंथ में कंडक्टर में रेजिस्टेंस होता है। तो किसी एक पार्ट में, लेट्स सपोज किसी एक्स पार्ट में अगर मुझे रेजिस्टेंस बताना है तो कैसे निकालेंगे, ये बात पता होना चाहिए सबसे पहले। रेजिस्टेंस क्योंकि लेंथ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ये बात बिल्कुल आसानी से पता किया जा सकता है। यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे, R इज इक्वल टू L बाई A, और R एक रेजिस्टेंस है, L उसका L लेंथ है कंडक्टर का। तो R और लेंथ का प्रोपोर्शनलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर x लेंथ के लिए मुझे बताना है कि कितना रेजिस्टेंस है x पार्ट में, तो मान लेते हैं कि टोटल जो लेंथ L लेंथ पे जो कंडक्टर का रेजिस्टेंस है वो R है। तो आर एक्स विल बी द रेजिस्टेंस इन द पार्ट जो एक्स का पार्ट है, तो वो हो जाएगा रो एक्स बाई ए। और एल माइनस एक्स पे जो रेजिस्टेंस आएगा वो आर एल माइनस एक्स लिखूंगा, और रो यहाँ लिखूंगा रो एल माइनस एक्स बाई ए। इतना ही सिंपल था। साथ साथ में पोटेंशियल ग्रेडियंट डिफाइन करते हैं। क्या डिफाइन करते हैं? पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट किस किसी भी स्ट्राइप के लिए, ताकि किसी भी एक्स डिस्टेंस पे के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है वो बताया जा सके। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट अगर k है तो पोटेंशियल जो x डिस्टेंस में होगा वो होगा k इंटू, यहाँ पे पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है v इज इक्वल टू, यहाँ पे पोटेंशियल होता है v इज इक्वल टू k। पोटेंशियल ग्रेडियंट अगर k है तो पोटेंशियल होता है k इंटू x, पोटेंशियल एट अक्रॉस द x लेंथ ऑफ द पार्ट ऑफ द स्ट्राइप। अगर इतनी बातें अगर हमें क्लियर है तो अब समझते हैं कि k डिफाइन कैसे होगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट का रिलेशन जो है वो कैसे है, वो एग्जैक्टली है क्या, वो कहाँ से आया। तो यहाँ पे एक स्ट्रिप मान ले, यहाँ पे एक स्ट्रिप का लेंथ L मान ले, और इस पूरे का टोटल रेजिस्टेंस R मान ले। तो इस स्ट्रिप के अक्रॉस अगर 0 और V वोल्टेज है, टोटल वोल्टेज अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस इज V। तो टोटल वोल्टेज अगर इसके अक्रॉस V है, इसका पोटेंशियल, इसका अगर रेजिस्टेंस R है तो इसके अक्रॉस करंट निकाला जा सकता है V बाई R। मानते हैं किसी एक x डिस्टेंस के लिए जो रेजिस्टेंस है वो Rx है, जो आप अभी अभी डिफाइन किया रो एक्स बाई ए एल। और पूरे रेजिस्टेंस का जो पूरे स्ट्रिप का जो रेजिस्टेंस होगा वो रो एल बाई ए, रो एल बाई ए होगा, है कि नहीं? रो एक्स बाई ए, ए रो एल बाई। नाउ अब यहाँ पे हम आर एक्स निकाल लिए, टोटल आर निकाल लिए, और करंट जितना फ्लो करने वाला है वो निकाल लिए। ये जो स्ट्राइप है ये एल माइनस एक्स वाले स्ट्राइप के साथ सीरीज में होगा, तो सीरीज में अगर है तो करंट तो सेम ही होगा, पर इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंट होगा। तो इसके अक्रॉस जो भी पोटेंशियल है उसको लिखता हूँ वी एक्स, और इसको वी एक्स इज इक्वल टू फिर से करंट इंटू आर ऑफ एक्स लिखेंगे। और करंट का वैल्यू वी बाई आर तो अभी अभी निकाले, और आर एक्स इंटू किए।
आर एक्स का वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे, आर का वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे इसी इक्वेशन में, तो रो एल बाई ए आएगा, और इंटू आर एक्स करेंगे तो रो ए इंटू एक्स आएगा। रो बाई ए कैंसिल हो जाएगा, वी बाई एल इंटू एक्स इज द पोटेंशियल अक्रॉस वी एक्स। जहाँ पे अगर ध्यान दो तो मैंने पहले बताया कि पोटेंशियल ग्रेडियंट लिखते कैसे हैं, के इंटू एक्स, नहीं पोटेंशियल कैसे लिखते हैं, एक्स 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 टाइप के डिस्टेंस में जितना रेजिस्टेंस है उसके लिए के इंटू एक्स, तो पोटेंशियल और पोटेंशियल ग्रेडियंट वहां पे क्या है, के है। यहाँ पे अगर कंपेयर करें तो यहाँ पोटेंशियल ग्रेडियंट एक्चुअली में जो के है वो एक्चुअली में वी बाई एल ही है। पोटेंशियल ग्रेडियंट ये क्या है, ये पोटेंशियल ग्रेडियंट है। तो इस टाइप के लिए ये सारी बातें हमें डिफाइन करनी पड़ती है। उसके बाद बीच में यहाँ पे गैल्वानोमीटर लगाते हैं और यहाँ से नापते हैं कि करंट कब जीरो हो जाए, और फिर उस हिसाब से हमें बैलेंस्ड कंडीशन मिलता है। ठीक है, ये एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप है मीटर ब्रिज का। साथ साथ में केवीएल और जंक्शन लॉ भी सीखेंगे, केवीएल कैसे लगाते हैं और जंक्शन लॉ कैसे लगाते हैं किसी एक रेजिस्टेंस सर्किट में। मानते हैं कि यहाँ पे मैं एक करंट का तीन वायर में ऐसा कुछ एक अरेंजमेंट बनाऊं। ठीक, तो ये सारे तो पैरेलल में है। मानते हैं यहाँ से करंट I1 आया, यहाँ से करंट I2 गया और यहाँ से भी करंट I3 आया। अब इस जंक्शन का नाम दो जंक्शन डी। तो इस जंक्शन डी पे सारे के सारे करंट आते हुए दिख रहे हैं मुझे, तो I1 प्लस I2 प्लस I3 जीरो होगा। ठीक है, जितना भी करंट आ रहा है उतना ही करंट जाएगा, और सारा का सारा करंट आ रहा है तो सबका एडिशन करके जीरो कर दूंगा। एक और कंडीशन लेता हूँ यहाँ पे बी, और मानता हूँ कि यहाँ पे I4 करंट आ रहा है, I5 करंट जा रहा है और I6 करंट जा रहा है। अगर कुछ ऐसा सेटअप है तो बी पे अगर मुझे जंक्शन लॉ लिखना है तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, I4 माइनस I5 माइनस I6 इज इक्वल टू जीरो। ये होगा जंक्शन लॉ बी पे और ये होगा जंक्शन लॉ डी पे। जंक्शन लॉ से भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम बनाएंगे आगे वीडियो में। नेक्स्ट समझना है हमें केवीएल का कंसेप्ट। केवीएल का कंसेप्ट बहुत क्रूशियल है। केवीएल हमें लगाने में बहुत बार प्रॉब्लम होता है, तो इसको दो तीन सर्किट के डायग्राम से समझ। मानते हैं कि दो रेजिस्टेंस दिया हुआ है जिसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो वी है और जो रेजिस्टेंस है वो आर है। मानते हैं करंट यहाँ से इस डायरेक्शन में फ्लो किया, आई यहाँ से आई और यहाँ पे आई कंप्लीट हुआ। यहाँ पे भी वैसा ही मानते हैं, आई 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 और आई और आई। डिफरेंस क्या है कि मैं एक बार लूप का डायरेक्शन ऐसे लूंगा, एक बार लूप का डायरेक्शन ऐसे लूंगा, और देखूंगा कि केवीएल में कैसा डिफरेंस आता है जब हम इक्वेशन लिखते हैं। तो केवीएल जब फर्स्ट लूप के लिए लिखेंगे तो यहाँ पे जो केवीएल केवीएल आएगा वो बैटरी से स्टार्ट करेंगे। तो समझो करंट का डायरेक्शन कैसा है, करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज है और हमारा लूप का भी डायरेक्शन क्लॉकवाइज ही है। तो एकदम लॉजिकल तरीके से मैं केवीएल लिखना सिखाऊंगा। पोटेंशियल का ये पॉइंट से इस पॉइंट में जा रहे हैं, यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, तो यहाँ से अगर यहाँ जाए, इसको पहले मार्क कर लेते हैं, ये मार्क कर लेते हैं 1, ये मार्क लेते हैं 2, ये मार्क कर लेते हैं 3, ये 4। अगर 1 से 2 गए तो हमारा फाइनल पोटेंशियल V2 है, इनिशियल V1 है। अब मुझे बताओ ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? ये डेफिनेटली पॉजिटिव वैल्यू होगा क्योंकि हायर पोटेंशियल 2 के करीब में है और लोअर पोटेंशियल वो नेगेटिव पोटेंशियल है बैटरी का, तो ये डेफिनेटली पॉजिटिव वैल्यू आएगा, तो V प्लस V लिखूंगा। जब यहाँ से करंट यहाँ पे आई आर जा रहा है तो इसके क्रॉस जो पोटेंशियल है वो भी लिखना पड़ेगा। क्या कहता है केवीएल कि जो आप वोल्टेज लो कि चेंज इन पोटेंशियल टोटल सर्किट में मिला करके जीरो होना चाहिए, तो चेंज इन पोटेंशियल जो आर के अक्रॉस है वो भी लिखना पड़ेगा। यहाँ 3 से 4 जा रहे हैं, अगर 3 से 4 जा रहे हैं तो V4 माइनस V3 करना है मुझे, प्लस V4 माइनस V3। अब पता करना है कि ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। समझो क्योंकि करंट का डायरेक्शन 3 से 4 है, लूप का डायरेक्शन भी 3 से 4 है। करंट का डायरेक्शन 3 से 4 होने का क्या मतलब है कि 3 एक हायर पोटेंशियल है और 4 वहीं पे एक लोअर पोटेंशियल है। अगर 3 हायर पोटेंशियल है और 4 लोअर पोटेंशियल है तो ये वाला वैल्यू एक नेगेटिव वैल्यू आएगा। तो पोटेंशियल जो आर के अक्रॉस है वो आई आर है, पर नेगेटिव आई आर लिखना पड़ेगा मुझे क्योंकि ये क्योंकि हम लोअर पोटेंशियल माइनस हायर पोटेंशियल कर रहे हैं, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल कर रहे हैं, तो वी इनिशियल हायर है और वी फाइनल लोअर है, इसीलिए केवल का इक्वेशन ये आया। इतनी बातें अगर क्लियर हैं तो अब नेक्स्ट सर्किट में चलते हैं और समझते हैं कि इसमें कैसा कंफ्यूजन आ सकता है। इसमें भी मैं पॉइंट मार्क कर लूंगा। इसमें पॉइंट कैसे मार्क करूंगा, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4। वापस से यहाँ पे 1 से 2 गए, नहीं नहीं हमारा लूप का डायरेक्शन क्या है, तो लूप का डायरेक्शन उल्टा है, तो हम एक्चुअली में क्या कर रहे हैं, हम 4 3 2 1 कर रहे हैं। तो ठीक है 4 से स्टार्ट करते हैं। 4 से अगर 3 गए तो ध्यान दो कि करंट का डायरेक्शन क्या है, करंट का डायरेक्शन 3 से 4 है, तो इसका मतलब 3 एक हायर पोटेंशियल है, 4 एक लोअर पोटेंशियल है। अगर ऐसा है, और हम कहां से कहां जा रहे हैं, हम 4 से 3 जा रहे हैं,
तो हम हमारे लिए जब हम 4 से 3 जा रहे हैं तो हमारे लिए V3 फाइनल है, V4 इनिशियल है। ऐसे में V3 क्योंकि हायर पोटेंशियल है और V4 क्योंकि लोअर पोटेंशियल है, तो यहाँ पे वैल्यू जब पोटेंशियल डिफरेंस आएगा रजिस्टर के अक्रॉस, वो एक्चुअली में हमें पॉजिटिव लेना पड़ेगा, है कि नहीं। वापस से जब इस बैटरी के अक्रॉस पहुंचे तो अब हम 2 से 1 जा रहे हैं। तो 2 से 1 जाते वक्त मेरे को 1 वाले साइड में जो बैटरी का टर्मिनल दिख रहा है वो नेगेटिव टर्मिनल दिख रहा है, वो लोअर टर्मिनल दिख रहा है, और 2 वाला पॉजिटिव टर्मिनल दिख रहा है या हायर पोटेंशियल वाला टर्मिनल दिख रहा है। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि 2 से 1 जाते वक्त पोटेंशियल का डिक्रीज हुआ। V1 माइनस V2 जो किए प्लस V1 माइनस V2, है ना। तो नेगेटिव आया क्योंकि V2 हायर है और V1 लोअर है बैटरी के केस में। और यहाँ से इक्वेशन कुछ ऐसा बना। दोनों सर्किट सेम था, क्या दोनों का इक्वेशन सेम आ रहा है? बिल्कुल सेम आ रहा है। V माइनस आई आर इक्वल टू जीरो या आई आर माइनस वी इक्वल टू जीरो, दोनों ही सेम ही इक्वेशन है। इस तरह से लूप का डायरेक्शन जो भी ले ले, करंट का डायरेक्शन जो भी ले ले, इक्वेशन तो केवीएल का इसी तरह से, इसी लॉजिक से लिखना पड़ता है। करंट का डायरेक्शन एनालाइज करते हैं, करंट का डायरेक्शन जहां से जहां जा रहा है उसी बात से पता चलता है कि क्या हायर है, कौन सा लोअर है। और नेक्स्ट देखते हैं कि कौन सा डायरेक्शन हमारा लूप का डायरेक्शन है, और फिर इस तरह से पॉइंट बाय पॉइंट डिसाइड करते हैं। इस तरह से करने से कभी भी कंफ्यूजन नहीं आएगा किसी भी सर्किट में। मेंस का 2022 का सवाल करेंगे जब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए और पॉइंट बी निकालने में बोला था, तो पॉइंट ए ये पॉइंट है, पॉइंट बी ये पॉइंट है। समझो कि इसका मतलब क्या होता है कि जब दो पॉइंट के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने बोलता है, इसका मतलब कि इसके अक्रॉस एक्चुअली में एक बैटरी लगा हुआ है और इसी के अक्रॉस पोटेंशियल है V, और यही V अपने को निकालने बोला। तो सबसे पहले अगर यहाँ से करंट गया होगा तो करंट यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो गया होगा, है कि नहीं। तो तो अम, ये पॉइंट को मान लेते हैं कि यहाँ पे पोटेंशियल VA है, इस पॉइंट को मान लेते हैं यहाँ पे पोटेंशियल VB है, इस पॉइंट पे मान लेते हैं पोटेंशियल VC है, और इस पॉइंट पे मान लेते हैं पोटेंशियल VD है, और इस पॉइंट पे मान लेते हैं पोटेंशियल VE है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा जब हम इस तरह से करेंगे तो। अब ध्यान दो 5 और 5, ये तो बहुत क्लियरली मुझे दिख रहा है कि ये दोनों सीरीज में है कि नहीं। ये VA और VA और O के बीच में जो है, और O और VC के बीच में, ये दोनों सीरीज में। तो इन दोनों के को सीरीज में लिखूं तो यहाँ पे एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बनाऊंगा A से, जो कुछ ऐसा दिखेगा। और 5 और 5 अगर सीरीज में हो तो उसका आर इक्विवेलेंट 10 हो जाता है। और ये हो गया VA और VC। ये वाला पॉइंट C था, ये वाला पॉइंट A था, तो यहाँ पे पोटेंशियल A लिखे, VA लिखे, और यहाँ पोटेंशियल VC लिखे। अब यहाँ से 5 ओम का एक और रजिस्टर बनाए और यहाँ पे एक और रजिस्टर बनाए, और ऐसे ही करते करते रजिस्टर का लूप वापस से कंप्लीट करेंगे ताकि नेक्स्ट टाइम वापस से एक इक्विवेलेंट सर्किट और बना सके। ये B है, ये मैंने लिखा था D, और ये मैंने लिखा था E, और यहाँ पे पोटेंशियल लिखा था मैंने VD, और यहाँ लिखा था VE। सही बात है। और यहाँ पे जो पोटेंशियल लिखा था वो VB लिखा था। अब ध्यान दो कि VC ये वाला पॉइंट है, तो ये भी तो पॉइंट VC ही है, तो ये पॉइंट भी VC है। VC और A के बीच में एक 10 ओम का रेजिस्टर है, और VC और A के बीच में एक और 10 ओम का रेजिस्टर है। दोनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, दोनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। तो VC VA, VC VA, 10 10, इसका मतलब 10 10 जो है यहाँ पर, ये हमारा पैरेलल में है कि नहीं। तो यहाँ से जो इक्विवेलेंट निकाले, सबसे पहले क्या हुआ, इसकी वजह से इक्विवेलेंट आया। सबसे पहले क्या हुआ, इसकी वजह से इक्विवेलेंट आया, और अब ये वैल्यू और ये वैल्यू पैरेलल में है। सही बात है। तो 10 10 अगर पैरेलल में हो तो उसका इक्विवेलेंट क्या होता है, 5 हो जाता है। तो मैं वापस से इस सर्किट को इरेज कर सकता हूँ। वापस से इस सर्किट को इरेज कर सकता हूँ, और यहाँ पे आर इक्विवेलेंट से इस पूरे पार्ट को रिप्लेस कर सकता हूँ जो 10 10 हम पैरेलल में माने। तो अब ये 5 हो गया। अब समझो, यहाँ पे क्या मैंने लिया था, यहाँ मैंने लिया था वी डी, है ना। तो वी ए वी डी और वीई के बीच में दो रजिस्टर दिख रहा है मुझे। ये 5 ओम, ये भी 5 ओम, और ये दोनों, क्योंकि इन दोनों के क्रॉस पोटेंशियल तो डिफरेंट है पर करंट यहाँ पे सेम फ्लो करेगा, तो ये दोनों अब सीरीज की तरह बिहेव करेंगे। तो इन दोनों को हटा करके फिर से एक बार आर इक्विवेलेंट लिखूंगा 10, और फिर से यहाँ पे एक और 10 है, और फिर से इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल है वो वीई ही है। और यहाँ पे एक और बार बनाना है ये चीज, और एक बार और ये बनाना है, और इसके बीच में एक ये और ये।
ये VB है, ये VA है। और वापस से ध्यान दो कि ये पॉइंट VE है तो ये भी पॉइंट VE ही है। ये अगर 10 है तो ये भी यहाँ पे 10 ही लिखा हुआ है। तो इन दोनों के ये दोनों अब मुझे साफ साफ दिख रहा है कि ये दोनों फिर से पैरेलल में आ गए। तो ये दोनों पैरेलल आ गए तो इन दोनों की वजह से मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, फिर से एक आर इक्विवेलेंट लिख सकता हूँ, दैट इज 5। 10 का पैरेलल में अगर हो तो उसका आर इक्विवेलेंट 5 ही होगा, 10/2। फिर से एक बार, ये 5 है और ये 5 है। अब ये दोनों फिर से, अब ये दोनों फिर से सीरीज में है, ये 5 और ये 5। तो यहाँ से फिर से इन दोनों को सीरीज में लिखें तो वापस से एक बार आर इक्विवेलेंट बनेगा। ये 10, ये ए और ये 10 है कि नहीं। और अब देखो कि ये जो पॉइंट था ये V, ये VD था, है ना, और ये VE है। अब ये वापस से पैरेलल में आ गया इसके साथ, ठीक है, इसके साथ। तो ये 10-10 की वजह से वापस से ये पैरेलल में अगर आ गया तो ये 5 हो जाएगा और यहाँ पे अभी भी 5 है, यहाँ पे 10 है। तो नेक्स्ट पेज में ले चलते हैं इसको और पूरी तरह से फाइनली इसका आर इक्विवेलेंट बनाते हैं। यहाँ से ये ऐसे लग जाएगा कि वी ए यहाँ से बनेगा, वी से 10 की जगह 5 बना दूं आर इक्विवेलेंट तो सही रहेगा। और यहाँ से ये हो गया हमारा फाइनल सर्किट। ये भी 5, ये 10 और ये पॉइंट बी। अब ये वाला पॉइंट कौन सा पॉइंट, ये वीई है। तो वी ए वी ई वी बी के बीच में मुझे 2 5 ओम का रेजिस्टेंस दिख रहा है, जिसकी वजह से मुझे ये समझ में आ रहा है कि ये दोनों सीरीज में। तो वी ए और वी बी के बीच में अब जो बचा वो सिर्फ 10 ओम बचा, और यहाँ पे फिर से एक 10 ओम, और यहाँ बैटरी है कि नहीं। तो ध्यान दो कि ये जो 10 ओम इन सब के वजह से, है ना, इन सब की वजह से, सॉरी, अपन इसको भी इंक्लूड किए, इन सब की वजह से पूरा रेजिस्टेंस जो आया 10 ओम आया। एक एक करके समझे कि कैसे पहले पैरेलल लगा रहा था, उसके बाद फिर सीरीज आ रहा था, फिर पैरेलल, फिर सीरीज, फिर पैरेलल, फिर सीरीज। पर अब सर्किट कुछ ऐसा बचता है अपने पास, ये 10, ये 10। तो ये 10 को फिर से मैं क्या कर सकता हूँ, फिर से मैं इसको बोल सकता हूँ कि ये पैरेलल में, इसके वजह से जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो 5 ओम होगा। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ही निकालना था पॉइंट ए और बी के बीच में, तो 5 ओम इज द करेक्ट आंसर। ऐसे करना था ऐसे क्वेश्चंस को। मेन का 2024 का एक और क्वेश्चन करेंगे जहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का ही सवाल पूछा गया था ए और बी के बीच में। ए और बी के बीच में वापस से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का सवाल पूछा। वापस से क्या हम समझ गए हैं कि ए और बी के बीच में मुझे क्या करना है, सिंपली एक बैटरी लगा देना है। और जो ये पोटेंशियल है उसको वी ए लिखूंगा, और जो इस पॉइंट पे पोटेंशियल है उसको वी बी लिखूंगा। इस पॉइंट पे पोटेंशियल लेट्स सपोज वी डी है। तो कोई भी वायर अगर सर्किट में कनेक्टेड हो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में, तो उसका मतलब उसको शॉर्ट सर्किट कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, शॉर्ट सर्किट। और ऐसे में जो पोटेंशियल दोनों पॉइंट पे, जो जहां से वो कनेक्टेड है, दोनों पॉइंट पे पोटेंशियल वीडी ही होगा। सिमिलरली यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि वीसी है पोटेंशियल, तो यहाँ पे भी पोटेंशियल वीसी ही होगा। अब जहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस जिस भी रेजिस्टर के अक्रॉस सेम है, उस रेजिस्टर को मैं पैरेलल में ले लूंगा और बाकी को मैं सीरीज में रखूंगा। ऐसा ही हमारा स्ट्रैटेजी होगा। तो नेक्स्ट पेज में चलते हैं, उसको सॉल्व करते हैं, है नहीं। क्या डिस्कशन किया अभी तक कि जब भी दो वायर किसी दो पॉइंट को सर्किट में कनेक्ट कर दे, तो इस पॉइंट का जो पोटेंशियल है वही इस पॉइंट का भी पोटेंशियल बन जाता है। उसी तरह से यहाँ पे अगर VD है तो ये भी VD है, ये VC है तो ये भी VC है, ये पॉइंट VL है, ये पॉइंट भी VL। अब ध्यान दो, VC VD VC VD VC VD, इन सारों के बीच में जितना भी रेजिस्टर है ये एक्चुअली में आपस में पैरेलल है। तो मैं यहाँ पे VC लिखता हूँ, यहाँ पे VD लिखता हूँ, यहाँ पे 10 ओम बनाता हूँ, यहाँ पे 5 ओम बनाता हूँ। और VC VD जब ये वाला ये बन गया 10 और 5। अब इसके साथ वापस से यहाँ पे VC, ये वाला VC, इसके साथ क्या है 8, 8 लिखे, और VD के बगल में 7, ये 7 लिखे, और VD से कनेक्ट किए VD, वापस से VC, ये VC, उसके बगल में 11, वापस से 11 लिखे, और 11 के बगल में 4, तो ये 4 लिखे, और वापस से ये VD से कनेक्टेड है तो इसको VD से कनेक्ट कर दिए, 11 4 और VD, VC VD। और एक बात ध्यान दो कि VD VB से कनेक्टेड है, VD और VB के बीच में एक रेजिस्टेंस, तो ये हो गया VB और VD के बीच में एक रेजिस्टेंस जो है 8 ओम। ठीक है,
और वीसी भी वीए से कनेक्टेड है। कहाँ? ऊपर वाले में। क्या में दिख रहा है? ये वीसी है, ये वीसी है और ये वीए है, और उसके बीच में 6 ओम। तो यहाँ वीसी से वीए में एक 6 ओम का रेजिस्टेंस बना है, ये पॉइंट वीए है। और इसी के क्रॉस पोटेंशियल बताना है, तो यहाँ पे एक बैटरी है। इसका ये मतलब है कि जिसके क्रॉस पोटेंशियल बताना है वहां पे एक बैटरी मान लेते हैं। बस यही यहाँ पे किए। अब बहुत आसान हो गया है सर्किट। ये दोनों मुझे आराम से दिख रहा है सीरीज में, ये दोनों मुझे दिख रहा है सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, और उसके साथ ये आपस में पैरेलल में है। तो एक एक करके इसका आर इक्विवेलेंट समझते हैं कि कैसे निकलेगा, है कि नहीं? सबसे पहले यहाँ पे मैं इसको छोटा कर देता हूँ। ठीक है। तो ध्यान दो, सबसे पहले मैं VCVD के क्रॉस जितने भी रेजिस्टेंसेज हैं उसको मैं सीरीज में जो भी है उन सब की वजह से मैं आर इक्वल लिखूंगा। 10 5 15, 8 7 15, और नीचे 4 और 11 15, है कि नहीं? और ये इसके क्रॉस पोटेंशियल है VCVD होने की वजह से सारे के सारे एक्चुअली में पैरेलल में। यहाँ पे आ गया 6 ओम, यहाँ पे आ गया 8 ओम, और इसके बीच में ही बैटरी है कि नहीं? ये VA है और ये VB है। अब यहाँ से मैं 15 15 15 को डेफिनेटली देख पा रहा हूँ कि पैरेलल में है, तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ? 15/3, दैट इज बी 5। यहाँ VC, यहाँ VD, यहाँ पे एक VA, और यहाँ पे एक VB। ये है 6 और ये है 8, और यहाँ पे बैटरी। तो क्या हम बड़ी आसानी से नहीं बता सकते वी और वीबी के बीच में कितना रेजिस्टेंस है? बिल्कुल बता सकते हैं। ये तीनों मैं डेफिनेटली देख पा रहा हूँ कि सीरीज में है। तो 5 6 11 8 19 ओम इज द करेक्ट आंसर। 19 ओम इज द करेक्ट आंसर। तो मेंस का 2024 का सवाल था ये। 19 ओम अगर हम लिखे तो बिल्कुल सही लिखे। नेक्स्ट सवाल करेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज का, जो 2015 में जेईई एडवांस में पूछा गया था। इन द फॉलोइंग सर्किट द करंट थ्रू द रेजिस्टर R is 2 ohm is is 1 ampere। हमें कहता है कि करंट थ्रू द रेजिस्टर R is equal to 2 ohm। यहाँ से अगर करंट जितना जा रहा है वो I है, ठीक है? तो ये I कितना है यही हमें पूछा है। तो आसान है निकालना, देखते हैं कैसे निकालेंगे। सबसे पहले मैं बीज स्टोन ढूंढने की कोशिश करूंगा, जैसा कि हम पढ़े थे बीज स्टोन क्या होता है। बीज स्टोन फिर से मैं याद दिला दूं एक बार। डायमंड शेप, है कि नहीं? ऐसा यू 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 यू। यहाँ देखो R1 हो, यहाँ R2 हो, यहाँ R3 हो, यहाँ R4 हो, यहाँ पे R6 हो। तो मैं कब कहता हूँ इसको बैलेंस्ड? जब जब R1/R2 और R3/R4 के इक्वल होता है। और साथ साथ में जब बैलेंस कहते हैं तो R6 को इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि यहाँ से कोई भी करंट नहीं जा रहा है। मुझे एक बात और ध्यान से बताओ कि अगर मैं इसी को इस तरह से बनाता, है ना, और बीच में ऐसा रेजिस्टेंस देता, तो क्या ये भी वी स्टोन ही है? बिल्कुल, ये भी इसी तरह से है, बस इसका शेप अलग है, तो ये भी वी स्टोन है। सिमिलरली हमारे केस में हमारे रेजिस्टेंस का भी थोड़ा शेप अलग है। कैसे कि यहाँ वी स्टोन कैसे ढूंढा जाए? ध्यान दो कि मान लेते हैं ये पोटेंशियल VA, और ये यहाँ पे पोटेंशियल VC है, यहाँ पे पोटेंशियल VD है, यहाँ पे पोटेंशियल VE है। तो VCVD के अक्रॉस ये जो 5 रेजिस्टेंसेज हैं, ये एक्चुअली में वी स्टोन बना रहे हैं। क्या हमें दिख पा रहा है? 1 और 2 का, और 2 और 4 का जो रेशियो है, अगर वो R1/R2 और R3/R4 का ही रेशियो है, और बीच में ये R6 जैसे रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। बीच में ये जो 8 ओम है, ये इस तरह से काम कर रहा है, ये वाला रेजिस्टेंस। और ऐसे में अपन कैसे बताएं कि इससे कितना करंट पास करेगा? हम पहले चेक करेंगे कि अगर यहाँ पे वी मिल गया। सबसे पहले चेक किए कि वी मिल गया कि नहीं। अगर मिल गया वी तो चेक करेंगे कि ये बैलेंस्ड है कि नहीं। बैलेंस्ड बिल्कुल है। 1/2 इज हाफ, 2/4 इज ऑल्सो हाफ, R1/R2, R3/R4। अगर ऐसा है तो 8 ओम को इग्नोर कर सकते हैं, और ऐसा ही इस क्वेश्चन में करेंगे भी। और उसके बाद इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे। रेजिस्टेंस निकालते हैं इक्विवेलेंट, देखते हैं क्या आता है। सबसे पहले क्या किए, चेक किए कि ये अगर R1 है, ये अगर R2, ये R3 है, और ये R4 है। सबसे पहले चेक किए कि ये जो वी स्टोन यहाँ पे मिल रहा है मुझे, है ना, ये जो वी स्टोन यहाँ मिल रहा है मुझे, क्या ये वी स्टोन बना दे क्या? बना देते हैं।
देखो, 2 रेजिस्टेंस यहाँ पे, 2 रेजिस्टेंस यहाँ पे, बीच में एक रेजिस्टेंस। क्या ये व्हीटस्टोन का है केस है? बिल्कुल केस है। व्हीटस्टोन ब्रिज का केस है। अब यहाँ पे मैंने चेक किया कि क्या R1/R2 इज इक्वल टू R3/R4 आ रहा है कि नहीं। और R1 की जगह 1 लिखे, R2 की जगह 2 लिखे, R3 की जगह 2 लिखे, R4 की जगह 4 लिखे, तो डेफिनेटली R1/R2 R3/R4 के बराबर आ रहा है। तो इसलिए मैं जो बीच वाला रेजिस्टेंस है उसको इग्नोर कर सकता हूँ। तो 8 ओम से कोई भी करंट पास नहीं कर रहा होगा। यहाँ से मैं सबसे पहले क्या करूंगा, एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बनाऊंगा, है कि नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बनाया जाए जब भी व्हीटस्टोन दिख जाए तो 1 ओम यहाँ से बनाएंगे, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4, और यहाँ पे 10, और यहाँ 6, और यहाँ पे 4, यहाँ 12, और यहाँ पे ये ऐसे सर्किट कंप्लीट हुआ। अब ध्यान दो कि 1 और 2 और 4 और 2 में मुझे एक बात बहुत अच्छे से दिख रहा है कि अगर यहाँ पे पोटेंशियल VC है और यहाँ VD है, ठीक है, तो यही 1 और 2 के अक्रॉस भी है और 2 4 के अक्रॉस भी है, और 1 और 2 आपस में सीरीज में है, और 2 और 4 आपस में सीरीज में है। तो एक और बार आर इक्विवेलेंट बनेगा। यहाँ पे 1 और 2 के अगर सीरीज में है तो 3 आ गया, और VC VD के अक्रॉस एक और बार जो है वो है 2 और 4, और वो उन दोनों की वजह से 6 आ गया। तो कुछ ऐसा सर्किट बना। 12 4 6, है कि नहीं। यहाँ से अगर यहाँ तक हम पहुंच गए, तो अब ध्यान दो कि 6 और 3 का मुझे पैरेलल मुझे बहुत अच्छे से दिख रहा है कि VC VD के अक्रॉस ही दो रेजिस्टेंस है, और दो रेजिस्टेंस है इसका मतलब दोनों पैरेलल में, दोनों के क्रॉस वोल्टेज सेम है। तो 3 और 6 का जो पैरेलल में रेजिस्टेंस अगर है तो उसका आर इक्विवेलेंट कैसे कैसे निकालेंगे। 6 1 2 3 3 आए, है कि नहीं। 1 by R equivalent, दिस विल बी इज इक्वल्स टू आर इक्विवेलेंट। यदि बात अगर ठीक है तो यहाँ पे वापस से इसको रीड्रॉ करेंगे। यहाँ पे 3 लिखेंगे, यहाँ 3 लिखेंगे, यहाँ 6 लिखेंगे, और यहाँ पे 6, यहाँ पे 12, यहाँ पे 4। अब ध्यान दो, क्या एक और बात बहुत इंटरेस्टिंग दिख रहा है कि फिर से व्हीटस्टोन बन गया। व्हीटस्टोन के अंदर व्हीटस्टोन है ये एक सवाल में। तो देखो कैसे कि ये 6 और ये 3, ये 12 और ये 4, है कि नहीं। और इसके बीच में 6 ओम का रेजिस्टेंस। क्या ये सीरीज में है? बिल्कुल सीरीज में। ये कुछ ऐसा भी बना सकता हूँ, 6 3, यहाँ पे बीच में 6 है, यहाँ पे नीचे 12 है, और यहाँ पे 4 है। और अगर ऐसा बनाऊं तो ये मुझे डेफिनेटली दिख पा रहा है कि 6 3 12 4 आपस में एक ब्रिज बना रहा है, एक व्हीटस्टोन ब्रिज बना रहा है, जहाँ पे ये R1 है इस केस में, ये R2 है, ये R3 है, और ये R4 है। कोई और तरीका नहीं था इसको सॉल्व करने का। KVL लगाते बहुत लंबा होता, यहाँ पे व्हीटस्टोन ब्रिज ही आइडेंटिफाई करना ही पड़ता मुझे। ये छह तो R1/R2 देखो 3/6 आता है, R3/R4 देखो 4/12 आता है, और डेफिनेटली डेफिनेटली यहाँ पे 3 2 6 4 3 12, R1/R2 इज नॉट। कैसे ये व्हीटस्टोन नहीं ब्रिज आ रहा, यहाँ पे गलती की है, यहाँ पे गलती कर दी है। यहाँ पे 2 + 1 3 होता और 6/3 2 होता, ये 2 लिखना चाहिए था मुझे, आर इक्वल ये 2 है। और अब अगर मैं ध्यान से देखूँ तो 2/6 1/3 होता है, 4/12 भी 1/3 होता है। ये एक्चुअली में एक बैलेंस्ड व्हीटस्टोन का कंडीशन है, मतलब ये बीच वाले रेजिस्टेंस से कोई भी करंट पास नहीं करेगा। जो आर इक्विवेलेंट बनाऊंगा उसमें मैं बीच वाला रेजिस्टेंस हटा दूंगा, और नया सर्किट कुछ ऐसा बनेगा। ये 12 ये 4 ये कॉम्बिनेशन आया 6 12 2 4, और जो बैटरी में वोल्टेज दिया हुआ है वो दिया हुआ है 6.5 वोल्ट। यहाँ से नेक्स्ट चलेंगे और आर इक्विवेलेंट निकाल करके पूरे सर्किट को सॉल्व करेंगे। यहाँ से आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए मुझे ये रेजिस्टेंस पे 2 ओम, ये तो रेजिस्टेंस 2 ओम है ही, 6 और 12 की वजह से 18 हो जाएगा, और 2 और 4 की वजह से 6 आएगा यहाँ पर। 6 और 18 अगर पैरेलल में है तो उसकी वजह से जो आर इक्विवेलेंट निकालने का तरीका है वो क्या है। एक मैं और आर इक्विवेलेंट निकालने का एक और तरीका बताता हूँ। आर इक्विवेलेंट निकालने का क्या एक और तरीका है कि R1 R2 को इंटू किया जाए और R1 प्लस R2 ऐड किया जाए, इस तरह से लिखा जाए। तो अब 18 into 6 by 18 plus 6 will be
आर इक्विवेलेंट। यहाँ से देखते हैं क्या आता है। 24 ऊपर 18 और 6 4 2 2 2 9 और 2, तो ये है 6.5। इतनी बातें अगर ठीक है तो यहाँ पे 2 ओम का अभी भी रेजिस्टेंस है, और यहाँ पे अब जो रेजिस्टेंस है इन सब के इक्विवेलेंट की वजह से वो आया 9/2। 2 ओम और 9/2 का अगर इक्विवेलेंट निकालूं तो 2 ओम और 9/2 डेफिनेटली दिख रहा है मुझे कि भाई ये तो सीरीज में 9/2 इज नथिंग बट 4.5। 4.5 प्लस 2 इज 6.5। तो इस तरह से यहाँ पे 6.5 ओम आया रेजिस्टेंस और 6.5 वोल्ट बैटरी पे वोल्टेज था। करंट आ जाएगा 1 एम्पियर। करंट कैसे निकाले? V बाई आर करके। V भी 6.5 है, R भी 6.5 है इक्विवेलेंट। और यही वो करंट होगा जो हमारे 2 ओम से भी जाएगा और हमारे 4.5 से भी जाएगा, क्योंकि दोनों तो सीरीज में है। और 2 ओम से अगर 1 एम्पियर जा रहा है तो यही तो क्वेश्चन में निकालने बोला है। तो क्वेश्चन में जो निकालने बोला है वो आई का करंट का वैल्यू है जो रजिस्टर से जा रहा होगा, जो अपन सबसे पहले इस पूरे को रिजॉल्व किए। रिजॉल्व करने के बाद हम आर के साथ इसको सीरीज में लगा करके टोटल करंट निकाले। यहाँ से जो करंट इस पार्ट से जा रहा है वही इस पूरे पार्ट से भी जा रहा है, क्योंकि ये रेजिस्टेंस जो 2 ओम है और ये जो ब्रिज बन रहा है, ये दो ब्रिज जो हमने अभी अभी सॉल्व किया, ये दोनों सीरीज में होने की वजह से यहाँ पे भी करंट जितना जा रहा है उतना ही करंट यहाँ पे भी जा रहा होगा। ऐसा ही एक और क्वेश्चन 2000, ऐसा ही नहीं, अब मीटर ब्रिज का एक क्वेश्चन करेंगे 2021 के जेईई एडवांस में पूछा गया था। जो इससे हमारा कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होगा। तो सबसे पहले समझते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन हमें एक सर्किट का डायग्राम दिया है, हमें वो स्ट्रिप्स दिया है जिसका जिसका रेजिस्टेंस वैरी करता है नहीं, है ना। और हमें कहता है कि अगर एल लेंथ पे इस इस गल इस जॉकी को टच कराएं, है ना। जॉकी क्या काम करता है? जॉकी जैसे ही एल लेंथ पे टच कराएं तो इसका मतलब ये अब अब ये सर्किट कुछ ऐसा हो गया कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, बीच में ये वाला सर्किट का पार्ट है जिसके साथ गैल्वेनोमीटर है। हमें कहता है कि नल पॉइंट कौन सा पॉइंट है? जब गैल्वेनोमीटर पे जब रीडिंग हो वो 0 हो, वही नल पॉइंट है। इसका मतलब इस पार्ट से कोई भी करंट नहीं जा रहा होगा। इज फाउंड एट L इक्वल टू 72 सेंटीमीटर। ये जो L है ये अगर 72 है ना, टोटल लेंथ इसका 1 मीटर है। क्या दिया हुआ है? इट इज अ मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज में अगर हमें कोई भी वैल्यू नहीं दिया है तो उसका नाम ही मीटर ब्रिज पड़ा, क्योंकि ये पूरा का पूरा लेंथ 1 मीटर होता है। ये 72 सेंटीमीटर है तो ये 28 सेंटीमीटर होगा बाकी का पार्ट। अब हमें पूछता है कि ये R1 बताओ क्या है। R1 ईएमएफ का ईएमएफ के अक्रॉस जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वही वैल्यू R1 है। अब इसी सर्किट को मैं कॉपी करूंगा नेक्स्ट स्लाइड में और सॉल्व करूंगा केवीएल की मदद से। यहाँ पे इस सर्किट को अब इस तरह से लिखा जा सकता है कि यहाँ पे इस सर्किट को थोड़ा सा मैं अगर ट्रांसफॉर्म करूँ तो ऐसा दिखेगा मुझे कि ये ईएमएफ है और ये R1 रेजिस्टेंस, उसके साथ में नीचे एक ईएमएफ और साथ में R रेजिस्टेंस, और गैल्वेनोमीटर यहाँ पे लगा हुआ है। तो जो कि जहाँ लगा है, जहाँ पे करंट 0 मिला, वो ये पॉइंट है। ये पॉइंट कौन सा पॉइंट है? जब ये लेंथ 0.72 का लेंथ था, और 0.72 का जब लेंथ उस पूरे स्ट्रिप में लिए तो 0.72 में जो रेजिस्टेंस है उसको मान लिए R1 और यहाँ पे मान लिए R2। ठीक है। मैंने क्या बताया, अगर पूरे स्ट्रिप का अगर रेजिस्टेंस R है तो इसका मतलब पूरा स्ट्रिप रो एल बाई ये वैल्यू यही होगा, रो एल बाई ए। अगर एल पूरा लेंथ है, मीटर ब्रिज के केस में 1 मीटर होता है ये लेंथ, तो यहाँ पे रो बाई ए आएगा। अब सिर्फ 0.72 लेंथ हो तो R कितना है? रो ए इंटू 0.72, है ना, जिसको R1 भी माने हमारे केस में। पर R2 कितना होगा? R2 होगा 0.28 इंटू रो बाई ए। सही बात। मुझे इसमें केवीएल का इक्वेशन लिखना है और पता करना है कि रेजिस्टेंस का क्या वैल्यू है, R1 का क्या वैल्यू है। उसके लिए मैं क्या यूज करूंगा? केवीएल का इक्वेशन लिखूंगा। केवीएल का इक्वेशन लिखने से पहले सबसे पहला स्टेप हमारा होना चाहिए कि हम करंट का डायरेक्शन पता करें। करंट का डायरेक्शन हम पता कर चुके हैं, इस बैटरी से स्टार्ट किए और इस तरह से लूप कंप्लीट किए। जैसा ही जंक्शन मिला मैंने इस करंट को दो भाग में डिवाइड कर दिया। मैंने माना कि यहाँ से करंट आई जा रहा होगा, हमने ये भी माना कि इस गैल्वेनोमीटर से करंट I1 जा रहा होगा और यहाँ से करंट I2 जा रहा होगा। इस सर्किट में पूरा I2 करंट जाता है और यहाँ पे गैल्वेनोमीटर से I करंट जाता है। I1 और I2 जब वापस मिल जाता है तो यहाँ पे वापस I करंट एंटर करता है।
इस जंक्शन से अंदर। इतनी बातें अगर ठीक है तो लूप का डायरेक्शन भी डिसाइड कर लेते हैं। पहले लूप को इस डायरेक्शन में लेंगे लूप 1, और दूसरे लूप को इस डायरेक्शन में लेंगे लूप 2। लूप 1 में केवीएल लिखूं तो कैसे लिखेंगे हम? केवीएल अगर लूप 1 में लिखे तो केवीएल इन लूप 1 विल बी, लूप 1 में केवीएल लिखना है, बैटरी से स्टार्ट करते हैं। बैटरी यहाँ पर है और मेरा डायरेक्शन भी इसी डायरेक्शन में है, नेगेटिव से पॉजिटिव। जिस डायरेक्शन में करंट है उसी डायरेक्शन में हम भी लूप्स में जा रहे हैं, और लूप में अगर हम भी उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं तो बैटरी के क्रॉस जो पोटेंशियल होगा वो यहाँ पे पॉजिटिव लिखूंगा। हायर पोटेंशियल पॉजिटिव टर्मिनल वाला पोटेंशियल है, लोअर पोटेंशियल नेगेटिव टर्मिनल वाला पोटेंशियल है। यहाँ से अगर R1 करंट, R1 रजिस्टर के अक्रॉस जो करंट है वो I ही है ना, ये करंट I ही है। और यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो जैसे मैंने समझाया, इस पॉइंट से इस पॉइंट जाते वक्त ये ये पॉइंट अगर 1 है, ये पॉइंट अगर 2 है, तो 1 से 2 करंट जा रहा है, तो 1 एक हायर पोटेंशियल है, 2 एक लोअर पोटेंशियल है, तो डेफिनेटली यहाँ पे माइनस आई R1 आएगा। ठीक है। सिमिलरली इस अब इस लूप में आगे बढ़े और इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जितना करंट है वो I1 है, तो यहाँ पे लिखे माइनस I1 इंटू आर, स्मॉल आर, है ना। और ये बैटरी मिला फिर जिसका EMF E/2 है। अब ध्यान दो, हम इस पॉइंट से इस पॉइंट जा रहे हैं तो ये वाला पोटेंशियल कम है, ये पोटेंशियल ज्यादा है, तो तो लोअर पोटेंशियल वाला हमारा फाइनल वोल्टेज है। तो ऐसे में जब फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो नेगेटिव आएगा, तो माइनस E/2 लिखे और माइनस IR1 लिखे इज इक्वल टू 0। इतनी बातें ठीक है? ठीक है। यहाँ पे ये जो कैपिटल R1 है, ये कैपिटल R1 है, ये जो स्मॉल r है, ये यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है उसका वैल्यू है, और ये R1 ये इंटरनल रेजिस्टेंस है EMF E का जो यहाँ पे लगा हुआ है। सही बात है। यहाँ से मुझे इक्वेशन 1 मिल गया। इक्वेशन 2 तो मुझे डेफिनेटली यहाँ पे अपने आप ही दिख रहा है कि ये I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, ये इक्वेशन 2 है। कैसे कि यहाँ से जब I करंट भेजे तो यही जो बात इन दोनों सर्किट में डिस्ट्रीब्यूट हुआ, तो I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 इज ट्रू, वो तो है ही। और एक थर्ड इक्वेशन निकालेंगे जो लूप 2 से निकालेंगे, और वो निकालते हैं। लूप 2 से मुझे चाहिए थर्ड इक्वेशन। लूप 2 हमारा ये वाला लूप है। करंट का डायरेक्शन फिर से बना लिया जाए। करंट यहाँ पे जितना है वो I1 है, यहाँ पे जितना है वो I2 है, और यहाँ से करंट इस तरह से वापस जा रहा है, और लूप का डायरेक्शन ऐसा है। ये लूप 2। सो अप्लाइंग KVL इन लूप 2, अप्लाई किए KVL लूप 2 में, तो क्या बना इक्वेशन? सबसे पहले यहाँ पे मुझे बैटरी दिखता है, बैटरी के क्रॉस में यहाँ से कहाँ से स्टार्ट किया जाए, यही से स्टार्ट करते हैं। बैटरी से, तो बैटरी के क्रॉस हम यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट। सारे पॉइंट्स पहले मार्क कर दिया जाए, क्या मार्क कर लेते हैं ताकि आसानी हो। ये 1 मार्क कर लेते हैं, ये 2 मार्क कर लेते हैं, ये रेजिस्टेंस के क्रॉस 2 3 हो गया, और I2 के क्रॉस हो गया 4 5, और ये I2 नहीं, ये 2.28 रेजिस्टर जो है, और R0/2 के क्रॉस हो गया 6 7। 1 से 2 जा रहे हैं तो 2 हायर पोटेंशियल है क्योंकि वो बैटरी के पॉजिटिव पोटेंशियल के साइड में है, तो 2, तो पोटेंशियल जो होगा यहाँ पे पॉजिटिव होगा, E/2, पॉजिटिव E/2। अब ध्यान दो, 2 से 3 जा रहे हैं, पर करंट का डायरेक्शन 3 से 2 है। करंट का डायरेक्शन अगर 3 से 2 है, इसका मतलब 3 एक हायर पोटेंशियल है, 2 एक लोअर पोटेंशियल है। अगर हम 2 से 3 जा रहे हैं तो इसका मतलब क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे? बेसिकली हम यहाँ लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल जा रहे हैं, तो डेफिनेटली ये पॉजिटिव I1 इंटू आर होगा। ठीक है। वापस अगर मैं I2 इस रजिस्टर में देखूं जिसको मैंने R2 लिखा था, है ना, जिसका R2 का वैल्यू ये है, तो R2 यहाँ पे क्या लिखेंगे? माइनस ऑफ I2 इंटू R2, और यहाँ से जब R0/2 से जब करंट जाएगा तो यहाँ पे फिर से मेरे पास आएगा माइनस ऑफ I2 इंटू R0/2 इज इक्वल टू 0। दिस इज द सेकंड इक्वेशन। क्या क्या वैल्यू अपने को दिया हुआ है? अपने को R0 का वैल्यू दिया हुआ है, और साथ साथ में EMF का वैल्यू दिया है क्या? नहीं, EMF का वैल्यू नहीं दिया है। R0 जहाँ पे दिखेगा मुझे, मैं वहां पे 25 पुट कर सकता हूँ, सॉरी 50 पुट कर सकता हूँ, 50 ओम। तो इक्वेशन 2 को मैं I1 प्लस I2 हमें दिख रहा है, I1 प्लस I2 के फॉर्म में लेके आएंगे इसको। देखते हैं कि कैसे सॉल्व करें। सबसे पहले इस इक्वेशन को मैं
I1 प्लस I2 के फॉर्म में लाना चाहता हूँ तो EMF E/2 प्लस I1 इंटू स्मॉल आर, क्या स्मॉल आर का वैल्यू दिया है? स्मॉल आर का वैल्यू भी नहीं दिया है। अच्छा, माइनस I2 इंटू R2 माइनस I2 इंटू R0/2 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? R0 का अगर 50 लिखूँ तो R0/2 25 हो जाएगा, है कि नहीं? और इसको इक्वल्स टू 0 करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे? अब ध्यान, नल पॉइंट मिलने का क्या मतलब है? नल पॉइंट मिलने का ये मतलब है कि गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन कुछ भी नहीं होगा, डिफ्लेक्शन जीरो। कब डिफ्लेक्शन होता है जीरो गैल्वेनोमीटर में? जब उसके अक्रॉस करंट जीरो होता है तब। तो गैल्वेनोमीटर में अगर करंट जीरो है तो इस पूरे ही सर्किट में करंट जीरो है, तभी तो गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस भी जीरो है। तो इस पूरे सर्किट में जो हमारा बीच वाला सर्किट है, यहाँ पे हम करंट I1 लिए, तो मैं पुटिंग I1 जीरो। ऐसा कब मिला मेरे I1 करंट जीरो? जब गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन दिखाया। ऐसा कब डिफ्लेक्शन दिखाया वो? जब रेजिस्टेंस R1 0.72 के अक्रॉस 0.72 पूरे मीटर ब्रिज के स्ट्रिप के लेंथ में जब हम जॉकी को उस पॉइंट पे कनेक्ट किए तो कुछ एक ऐसा सिचुएशन बना सच दैट गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस नल वोल्टेज दिखा रहा था, करंट उस बीच वाले सर्किट से जीरो था। तो यहाँ पे I1 को जीरो पुट करेंगे और नया इक्वेशन बनेगा E/2 माइनस I2 इंटू R2, या I2 को कॉमन ले ले, R2 प्लस 25 इज इक्वल टू जीरो। दिस इज इक्वेशन 1। नाउ अब इस इक्वेशन में भी I1 है तो इसको भी जीरो करूंगा और यहाँ पे जो इक्वेशन बनेगा वो इक्वेशन 2 होगा। E/2, ये वाला इक्वेशन है हमारा इक्वेशन 1, ये जो आया था। तो E माइनस E/2 इज ऑल्सो E/2, तो E/2 लिखे E माइनस E/2 माइनस IR1 माइनस IR1 माइनस I1 स्मॉल r। अब ये जीरो हो गया, I1 जीरो लिखे, ये जीरो हो गया, माइनस IR1। अब ध्यान दो, थर्ड इक्वेशन जो था I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, वो मैंने यहाँ लिखा था। अब क्योंकि I1 जीरो है तो I एक्चुअली I2 के ही बराबर है। ये जितना भी करंट हम यहाँ से ले गए, है ना, अगर डिस्ट्रीब्यूट हुआ ही नहीं तो पूरा वही करंट सर्किट में घूम गया होगा। यहाँ से अगर आई गया और यहाँ पे अगर कोई भी करंट डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ तो यहाँ पे भी आई ही चला गया होगा। और ये बात बिल्कुल सही है, इसलिए आई इज इक्वल टू I1 आया भी, यहाँ पे हम इक्वेशन से भी प्रूव किए। नेक्स्ट यहाँ पे I1 जहां भी दिखे, I2 जहां भी दिखे उसकी जगह मैं I रख दूंगा और इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करूंगा, है कि नहीं? ध्यान देने वाली बात क्या है कि R1 और R2 का भी एक रिलेशन है, R1 और R2, है कि नहीं? हमें कहता है कि टोटल स्ट्रिप का जो रेजिस्टेंस है वो भी दिया हुआ है, दैट मीटर वायर मीटर ब्रिज ऑफ रेजिस्टेंस R0, यही है R0। इस पूरे मीटर ब्रिज का जो रेजिस्टेंस है यहाँ से यहाँ लेके यहाँ तक वही R0 है, जो कि 50 है कि नहीं? तो ये बात भी यूज करेंगे। सो इक्वेटिंग 1 एंड 2 क्या किया जाए, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, E/2 को E/2 को कैंसिल किया जाए। नेक्स्ट, सो सॉल्विंग 1 एंड 2, देखते हैं क्या आता है। सॉल्विंग 1 एंड 2, E/2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस I2, यहाँ पे सॉल्व करें तो ये कैंसिल हो गया, ये प्लस आया और ये प्लस आया। सो I R1 प्लस स्मॉल R1, है कि नहीं, माइनस I2 R2 प्लस 25 इज इक्वल टू 0। सही बात है। अब ध्यान, I2 की जगह अगर मैं I लिखूं तो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, जैसा अभी डिस्कस किया I2 की जगह I लिख सकते हैं। तो I2 और I इक्वल कर देंगे, प्लस R इज इक्वल टू I इंटू R2 प्लस 25। I से I कैंसिल हो गया। R1 का वैल्यू मुझे बताना है, ये जो R1 है, और R1 प्लस R1 इज इक्वल टू R2 प्लस 25, ऐसा मेरे पास फाइनल इक्वेशन आया। क्या यहाँ से मैं R1 का वैल्यू बता सकता? बिल्कुल बता सकता हूँ। नेक्स्ट पेज में ले चलेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। R1 और R2 का वैल्यू सबको याद है कि नहीं है? R1 और R2 का
क्या है वैल्यू? एक मीटर ब्रिज है और उसके अक्रॉस टोटल रेजिस्टेंस अगर आर नॉट है और अगर एल लेंथ है जिसका 0.72 लेंथ है, इसी का तो रेजिस्टेंस आर वन लिखे थे और इसी को लिखे थे 0.72 रो बाई ए, और जो बाकी का लेंथ था वो लिखे थे 0.28 और इसी का रेजिस्टेंस आर टू है जिसको लिखे 0.28 इंटू रो बाई ए। हमें दिया हुआ है आर नॉट का वैल्यू 50। हमें ये भी पता है कि आर नॉट विल बी रो बाई ए, क्योंकि पूरा मीटर ब्रिज का लेंथ 1 है। तो ये जो टोटल अगर रेजिस्टेंस आर नॉट है तो ये दिस इज नथिंग बट रो बाई ए। सिमिलरली अब आर वन और आर टू को यहाँ पे पुट करूंगा और चेक करूंगा कि क्या आता है वैल्यू। आर वन का वैल्यू चाहिए, मैं आर टू माइनस आर वन किया प्लस 25 लिखा। आर टू माइनस आर वन, ध्यान दो आर टू 0.28 रो बाई ए है, आर वन 0.72 रो बाई ए है कि नहीं? ये 0.72 है और यहाँ पे प्लस 25 तो करना ही है, तो ये आ जाएगा 0 पॉइंट माइनस ऑफ 0.44 रो बाई ए। अब ध्यान दो रो बाई ए तो आर नॉट ही है, आर नॉट जो कि 50 ओम है वो यहाँ पे पुट करेंगे प्लस 25। रो बाई ए की जगह क्या पुट करेंगे? आर नॉट पुट कर देंगे, है कि नहीं? क्योंकि वही है टोटल, वही है आर नॉट, वही है टोटल रेजिस्टेंस पूरे ब्रिज का। तो आर वन आ गया माइनस ऑफ 0.44 इंटू, इस पूरे को हटा दिया जाए, इंटू रो बाई ए दैट इज आर नॉट प्लस 25, 0. माइनस ऑफ 0.44 इंटू आर नॉट की जगह 50 लिखूंगा क्योंकि क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, और डेसिमल को हटाएंगे 50 से 2 टाइम्स में, 2 से 22 टाइम्स में, सो दिस इज 25 माइनस 22। अगर R1 का वैल्यू हमारा 3 ओम आया तो बिल्कुल सही है। इसको और भी शॉर्ट तरीके से करा जा सकता था, पर केवीएल समझना यहाँ पे ज्यादा इंपॉर्टेंट था। ज्यादा इंपॉर्टेंट था यहाँ पे समझना कि किस तरह से इसको केवीएल से किया जाए, किस तरह से जो हम समझे केवीएल की बातें तो कैसे इस्तेमाल किया जाए। 2021 का J1 एडवांस का क्वेश्चन है, तो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन बैठाए, केवीएल लगाए, केवीएल लगा करके जो करंट जीरो था जिस सर्किट में उसको जीरो पुट किए और दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दिए तो R1 का वैल्यू आ गया। इस तरह से करना होता है जब भी मीटर ब्रिज का लेंथ हमें दिया हो। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे मेंस का एक और क्वेश्चन, और इस जंक्शन लॉस, इस क्वेश्चन को जंक्शन लॉ से करेंगे और जंक्शन लॉ का अपना सारा कंसेप्ट क्लियर करेंगे। The four arms of the Wheatstone bridge have resistances are shown in the figure. The galvanometer of 15 ohm resistance is connected across the BD. अच्छा, galvanometer का भी रेजिस्टेंस होता है, 15 ओम है यहाँ पे। Calculate the current through the galvanometer when a potential difference of 10 volt is maintained across the AC. अब AC के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन कर रहे हैं वो 10 वोल्ट का कर रहे हैं, और AB AD और DC VD के बीच में रेजिस्टेंसेस है, ये डेफिनेटली एक व्हीटस्टोन ब्रिज है कि नहीं? ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, पर ये बैलेंस है कि नहीं, सवाल तो सबसे बड़ा ये है। मैंने वीडियो के शुरू में बताया कि व्हीटस्टोन या तो दो तरीके से व्हीटस्टोन को एनालाइज कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका हो सकता है कि उसमें सिमेट्री चेक किया जाए कि अगर R1 और R3 इक्वल है, R2 R4 इक्वल है, तो फिर अलग कंडीशन अलग तरीके से सॉल्व किया जाएगा, और अगर व्हीटस्टोन बैलेंस्ड मिल गया तो वो एक अलग कंडीशन होगा। बैलेंस है कि नहीं ये चेक करने के लिए सिंपली R1 R2 ढूंढो, R3 R4 ढूंढो, है कि नहीं? और देखो कि R1 बाई R2 क्या R3 बाई R4 के इक्वल है कि नहीं, तो चेक करना है। पर ऐसा नहीं है हमारे केस में, 100 बाई 60 इज नॉट इक्वल टू 10 बाई 5, 5 टू जा, और यहाँ पे तो ये कैंसिल ही नहीं हो रहा, 2 से 5 आएगा, 2 से नीचे 3 आएगा, तो डेफिनेटली इट इज नॉट अ बैलेंस्ड, नॉट बैलेंस्ड, ये बीच में बैलेंस्ड नहीं है। मुझे यहाँ पे तरकीब लगाना पड़ेगा, इसको नॉर्मल केवीएल से या जंक्शन लॉ से सॉल्व करना पड़ेगा। यूजुअली हम लोग इसको केवीएल से करते, पर अभी इसको जंक्शन लॉ से करेंगे। यहाँ पे मान लेते हैं इस 10 वोल्ट ने आई करंट सप्लाई किया, यहाँ पे I1 और I2 में एक आई करंट डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब ये I1 और I2 में जब डिस्ट्रीब्यूट हुआ तो फिर से यहाँ पे I1 फिर से डिस्ट्रीब्यूट होगा, और यहाँ पे जब I1 डिस्ट्रीब्यूट होगा तो लेट्स सपोज ये I3 और I4 में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। I2 यहाँ पे आ जाएगा I2 प्लस I3, और यहाँ आ जाएगा फिर से I, ठीक है, यहाँ पे फिर से I आ जाएगा वापस बैटरी में। तो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन बनाए, इसको थोड़ा और बड़ा कर दिया जाएगा, फिर से एक बार डिस्ट्रीब्यूशन देखा जाएगा। यहाँ से करंट आई बना है,
तो करंट वापस आई ही आना चाहिए, आएगा भी, इसको प्रूव भी कर लेंगे, यहाँ से आई बनाए। अब आई दो तरह डिस्ट्रीब्यूट हो गया, I1 में और दूसरा I2 में। अब और I1 जब बी जंक्शन पे आया तो इसको वापस से एक बार डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, तो इसको वापस से जब डिस्ट्रीब्यूट किए तो ये हो गया I3 और ये हो गया I4। I2 वाले को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कराए, कुछ भी कर सकते हैं, जो मन कर सकते हैं। I2 यही I2 इस करंट से आ रहा है, इस सर्किट से आ रहा है, इस AD से आ रहा है, और BD से एक I3 भी तो आ रहा है, तो प्लस I2 प्लस I3 आया DC में। और जो C से निकला वो कितना निकला, I4 प्लस I2 प्लस I3, I4 प्लस I2 प्लस I3। अब ध्यान दो, I4 और I3 तो I1 ही है, पर I4 I3 I1 है, और I1 और I2 I है कि नहीं? तो इसका मतलब बेसिकली I ही करंट निकला। इस तरह से हमने डिसाइड कर लिया कि कितना करंट किसके अक्रॉस। अब बी के अक्रॉस एक बार जंक्शन लॉ लगाएंगे, और डी के अक्रॉस एक बार जंक्शन लॉ लगाएंगे। जंक्शन लॉ किसी भी पॉइंट पे लगता है, केवीएल किसी भी लूप पे लगता है। जंक्शन लॉ लगाने का क्या तरीका है भाई, समझे, समझा जाए। जंक्शन लॉ एट बी अप्लाइंग अप्लाइंग जंक्शन लॉ एट बी। बी पे जंक्शन लॉ लगाना है तो मुझे बी पे जितना भी करंट है जो आ रहा है उससे उसको इक्वल करना पड़ेगा जितना भी करंट जा रहा है उस करंट से। इसी तरह से लिखते हैं जंक्शन लॉ। अब सबसे पहले डिसाइड करना है कि I1 जो करंट है वो कितना है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, ये इसके अक्रॉस पोटेंशियल जानना पड़ेगा, VA माइनस VB। उसके लिए सबसे पहले क्या करूंगा कि इस बैटरी से अगर 10 वोल्ट का ये बैटरी है तो इसके अक्रॉस मान लेते हैं ये 10 है और ये 0 है। अगर ये 10 मान लिए तो ये भी 10 है और ये भी 10 है। ये ये 0 मान लिए तो ये भी 0 है। ठीक है, ये मान लेता हूँ VB, इसका पोटेंशियल अपने को नहीं पता, ये मान लिया VB। तो VB माइनस 10 बाई 100 इज I1, यही है I1, सही बात है। इज इक्वल टू I3 यहाँ लिखूंगा, I4 यहाँ लिखूंगा। I3 I3 ध्यान दो, गैल्वेनोमीटर का भी कुछ एक रेजिस्टेंस है 15, है कि नहीं। ये VB है, ये मान लिए VD है, दोनों ही नहीं पता, कोई बात नहीं। और क्योंकि हम हमारा करंट यहाँ से B से D जा रहा है ना, तो VD माइनस VB की है बाई जो भी गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस है वो 15 ओम लिखे, 15 ओम दिया हुआ है क्वेश्चन में। नेक्स्ट, जब हम I4 में जा रहे हैं, I4 में देख रहे हैं, तो I4 B से C जा रहा है, तो अब VC माइनस VB करेंगे, और C पे हम जानते हैं पोटेंशियल 0 है, तो आ जाएगा क्या, प्लस VC माइनस VB, दैट विल बी माइनस ऑफ VB बाई 10, है कि नहीं। यहाँ से देखते हैं किस तरह से सॉल्व हो सकता है ये चीज। हमें क्वेश्चन निकालना है कि करंट कितना जा रहा है गैल्वेनोमीटर से, है कि नहीं। तो VB माइनस VD ही मैं निकाल लूं, वही हमारा विन होगा, हम वही हमको चाहिए। क्योंकि अगर पोटेंशियल डिफरेंस एक बार आ गया और गैल्वेनोमीटर का अगर रेजिस्टेंस मुझे पता है तो मैं करंट आसानी से बता सकता हूँ V बाई R करके। ऐसा हमारा प्लान है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, है ना, और पता करते हैं कि VB माइनस VD क्या आता है। पर्पस क्या है, पर्पस टू सॉल्व VB माइनस VD, ये है पर्पस। तो VB माइनस 10 बाई 100 इज इक्वल टू VD माइनस VB बाई 15 माइनस VB बाई 10। यही पार्ट आया, इतना ही आया है अभी तक, इसको सॉल्व करना है कि नहीं। और अगर जरूरत पड़े तो दूसरे जंक्शन भी हैं जिस पे इक्वेशन निकाला जा सकता है। सो दिस विल बी VB माइनस 10 by 100 is equals to VD by 15 minus VB by 15 minus VB by 10। This is, यहाँ से अब लाएंगे नीचे इसको और लिखेंगे VB minus 10 by, इसको सेपरेट कर देते हैं, VB by 100 10 by 100, है कि नहीं। अब ही के लिए अब ये सर्किट का जरूरत नहीं है। इज इक्वल्स टू VD by 15 minus VB
और ये हो जाएगा अंदर 15 इंटू 10 150, और यहाँ पे 10 प्लस 15, मैंने एकदम सिंपल तरीके से इसको किया, वी डी माइनस वी बी यहाँ पे आ जाएगा 15 प्लस 10 25, 25 बाई 150 माइनस वी बी बाई 100 इज इक्वल टू -10। अब माइनस को वहां ले जाऊंगा और ये सारे का सिंबल चेंज हो जाएगा, ये प्लस था ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये भी प्लस हो जाएगा। तो अपने पास क्या रिजल्ट बचेगा, वी डी वी बी, यहाँ से 5 से 5, 5 से 30, 5 से 6, सो 1/6 प्लस 1/100 माइनस वी डी बाई 15 इज इक्वल टू 10। सही बात है। अगर इतनी बातें हमें क्लियर है तो वी डी में एक इक्वेशन निकालेंगे इस वाले जंक्शन से, क्योंकि मुझे क्लियरली दिख रहा है कि वी बी माइनस वी डी का तो फॉर्म भाई नहीं आएगा अभी। वी बी बाई वी डी माइनस वी डी का फॉर्म निकालने के लिए वी बी माइनस वी डी का मुझे एक और जंक्शन में लॉ लगाना पड़ेगा। तो वी बी बाई 600 100 प्लस 6 100 106 माइनस वी डी बाई 15 इज इक्वल टू 10। यहाँ से 600 में एलसीएम ले लूंगा, वी बी इंटू 106 माइनस वी डी इंटू 40 इज इक्वल टू 10। ये आ गया इक्वेशन 1। सही बात है। 100 10 बाई, ये क्या होगा, ये होगा 10 बाई 100। यहाँ पे भी 10 बाई 100 था, 10 बाई 100। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 106 वी बी माइनस वी डी इंटू 40 इज इक्वल टू 600 इंटू 600 यहाँ पे लिखेंगे और बाई 10 करेंगे तो 60 आएगा। और यहाँ से अगर 2 से कैंसिल करें, बोथ साइड डिवाइड कर दे 2 से, तो वी डी 20 इज इक्वल टू 30 हमारा पहला इक्वेशन बना। दूसरा इक्वेशन तब बनेगा जब मैं इसी सर्किट में डी पे अगर क्या निकालू, डी पे मैं जंक्शन लॉ लगाऊं। डी पे जंक्शन लॉ लगाना है तो सबसे पहले समझो कि इक्वेशन कैसे बनेगा। ये आई, यहाँ से जो करंट आ रहा है वो I2 है, यहाँ पे जो करंट आ रहा है डी जंक्शन में वो I3 है। मान लेते हैं जो जा रहा है वो I5 है ना। I2 प्लस I3 है ये तो हमें पता ही है, पर मान लेते हैं कि जो जा रहा है वो I5 है। तो कैसे लिखूंगा, जो जितना आ रहा है इज इक्वल टू जितना जा रहा है। ठीक। नाउ I3 और I2 और I5 समझो, I2 I3 I5 यहाँ मैंने ये निकाल के रखा। I2 निकालने के लिए सबसे पहले VD माइनस 10/60 किए, क्या इस बात से हम अग्री करते हैं। I2 निकालने के लिए हम VD माइनस VA किए। I2 निकालने के लिए हमें चेंज इन पोटेंशियल चाहिए AD के अक्रॉस, क्योंकि I2 AD के अक्रॉस ही फ्लो कर रहा है, और AD के अक्रॉस जो रेजिस्टेंस है वो 60 ओम है, तो VD माइनस VA बाई 60 करना पड़ेगा। और VA 10 है, VA कितना है, ये पोटेंशियल पहले ही अभी 10 मान लिया। तो VD माइनस 10/60 प्लस VD माइनस VB बाई 15 इज इक्वल टू माइनस ऑफ VD बाई 5। पहले की तरह इस बार भी इक्वेशन फाइंड आउट किया। ये रहा हमारा कैलकुलेशन, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा, चौथा और लास्ट है। यहाँ पे VD इंटू 17 माइनस VB इंटू 4 इज इक्वल टू 10 आया। अब इन दोनों में मुझे क्लियरली ये पता चल रहा है कि VB और VD में मुझे दो इक्वेशन मिला, और VB VD दो वेरिएबल है। क्या मैं यहाँ से VB VD नहीं निकाल सकता हूँ? बिल्कुल निकाल सकता हूँ। तो VB VD निकालने के लिए 17 VD हमारा दूसरा इक्वेशन आया और इज इक्वल टू 10 दूसरा इक्वेशन है। और जो पहला इक्वेशन निकल के आया था वो आया था 53 VB प्लस 53 VB माइनस ऑफ 20 VD इज इक्वल टू 30 इज इक्वल टू 30। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। अब ये दोनों को सॉल्व करेंगे लीनियरली और VB माइनस VD का फॉर्म वैल्यू निकालेंगे, VB माइनस VD का वैल्यू निकालेंगे। तो क्या यहाँ से VB बाई VD माइनस VD निकाल सकता है। 53 प्लस 4 इज 57 एंड 17 प्लस 20 इज 37। नहीं मजा आया। 53 माइनस 4 कर दूं तो यहाँ पे मुझे मिलेगा 49, और 20 माइनस 7 कर दूं तो यहाँ मिलेगा मुझे 3, और इसमें भी नहीं मजा आया, तो कैंसिल आउट करना ही पड़ेगा। यहाँ पे मुझे 7 3 एंड 4 20 किस तरह से इक्वेट किया जाए।
ताकि वीबी माइनस वीडी का फॉर्म आ सके। कोई ऑप्शन नहीं है, इसको सॉल्व करना ही पड़ेगा। तो गंदा सा क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है जेई में। अपने अपने प्रोसेस पे ट्रस्ट करना है, इसलिए बहुत क्लियरली लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब हम क्लियरली लिखते हैं तो हमें हमें अपने प्रोसेस पे ट्रस्ट होता है। और ऐसा ऐसा इक्वेशन आता तो भी हम कैरी फॉरवर्ड करते, ठीक है। तो केवीएल से सॉल्व करते तो थोड़ा आसान होता है इक्वेशन। तो यहाँ पे मैंने इसको सॉल्व कर दिया, यहाँ पे 20 मल्टीप्लाई करके 17 मल्टीप्लाई करके, और वीडी कैंसिल किए जब दोनों इक्वेशन को इक्वेट किए, और यहाँ से वीबी का वैल्यू निकाले 0.79 0.86 वोल्ट। और उसी वीबी का वैल्यू पुट करके साइमल्टेनियसली मैंने क्वेश्चन में वीए का भी वैल्यू निकाल लिया। अब जो करंट है जो गैल्वानोमीटर से जा रहा होगा, जिसका रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है, आर जी, दैट इज गैल्वानोमीटर का रेजिस्टेंस 15 ओम दिया हुआ है, जिसके अक्रॉस अगर पोटेंशियल कितना लिखे, ये वीबी है और ये वीडी है, माने करंट यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो वीबी माइनस वीडी बाई आर जी ही वो करंट होगा जो गैल्वानोमीटर से जा रहा होगा। तो वीबी माइनस वीडी ही निकालना हमारा पर्पस था, जंक्शन लॉ लगा करके 2 बार। और वीबी वीडी जब आ गया तो वीबी वीडी का वैल्यू पुट किया, वीबी माइनस वीडी निकाल लिया, और यहाँ बाई 15 कर दिए, जो दैट इज द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस दैट इज गिवन टू अस फॉर गैल्वानोमीटर। और यहाँ से 4.87 into 10 power minus 3 मिली एम्पियर आया। 4.87 into 10 power minus 3 मिली एम्पियर अगर आता है आंसर, तो ये आंसर बिल्कुल सही है। केबल समझ लिए, जंक्शन लॉ समझ लिए, दोनों ही बातें समझ लिए, व्हीटस्टोन समझे, बैलेंस्ड और सिमेट्रिक का केस किए, है कि नहीं, इसके थ्रू। और इक्विवेलेंट सर्किट का भी दो अच्छा अच्छा क्वेश्चन किए। इस तरह से हम अपना करंट इलेक्ट्रिसिटी का आज का टॉपिक रिवीजन खत्म करेंगे। जो जो नया टॉपिक रिवीजन आएगा वो चैप्टर वाइज टॉपिक रिवीजन होगा करंट इलेक्ट्रिसिटी का, तब तक करेंगे जब तक करंट इलेक्ट्रिसिटी का सारा टॉपिक खत्म ना हो जाए। और इसी तरह मैग्नेटिज्म के लिए फिर करेंगे, और फिर एसी के लिए करेंगे इस अगले 2 दिन में, है कि नहीं।